नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलजीत शर्मा फिर आपके सामने। आज हम जो फिजिक्स का जो अपना चैप्टर चल रहा था, उस जो फिजिक्स का चैप्टर है उस फिजिक्स का चैप्टर लेके आया हूँ। इसका जो पार्ट है वो आप पार्ट 3 है आज। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके पास काफी समय है और मैंने देखे आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। और भी कोई आप समस्या है तो हमें आप वीडियो के माध्यम से कमेंट्स करके बताएं। सही है, आज हम देखेंगे। देखो, हमने जो पिछला वीडियो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत वो डाला था। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जो आकृतियां बनी थी अवतल दर्पण से उत्तल दर्पण से, जो आकृतियां थी वो आकृतियां बहुत इंपॉर्टेंट थी। और आपने बनाने का किरण चित्र आरेख का मैंने बोला था 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा तो आपने बनाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपने अवतल दर्पण और जो उत्तल दर्पण पढ़े थे, उन अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। सही है, बहुत सारे क्वेश्चनों में आता है कि जैसे सेविंग दर्पण, तो सेविंग दर्पण के अंदर कौन सा जो आपका दर्पण है काम में लिया जाता है, अवतल दर्पण काम में लिया जाता है या उत्तल दर्पण काम में लिया जाता है। तो इस माध्यम से हम जो 2 वीडियो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनके अंदर वो देखेंगे आप। उसके बाद ये जो नेक्स्ट वीडियो है आपको समझ में आएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो मैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दो, और मेरे प्रिय विद्यार्थियों जो भी आपको दिक्कत आए वो दिक्कत आप कमेंट्स करके, कुछ बच्चों के कमेंट्स मेरे पास आए हैं, उन बच्चों उससे मैं आधार पर कह सकता हूँ। देखो, एक तो हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर उस दिन हमने अध्ययन किया, तो आपको बताओ लास्ट के अंदर क्या है। एक तो मेरा जो कुछ बच्चों का पहला वीडियो डाला है, सिलेबस का वीडियो डाला है, उसके भी कुछ कमेंट्स थे। तो उस कमेंट्स में बता दूं आपको बच्चों कि जितने भी आपको जो आपकी इससे टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण एक तो थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं हो पाया, थोड़ा सा वीडियो के अंदर क्या है क्लियरिटी नहीं हो पाई, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको दोबारा से डाल देंगे उस वीडियो को। थोड़ा सा एक ये देखो कि कुछ बच्चों ने आया है। देखो, अपने लास्ट जो अपने पढ़ा था कौन सा दर्पण, एक पढ़ा था हमने उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के अंदर हमने, आपको पता हो तो उत्तल दर्पण के अंदर हमने एक तो पढ़ा था बिंब। पहले सबसे पहले हमने स्टार्ट बनाया था, उसमें एक तो बिंब का डाला था। और बिंब कहां पर हो, एक 2 स्थितियों पर बनता है, अनंत पर हो बिंब, और दूसरी में है कि अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी वस्तु रख दो। ये तो थी बिंब की स्थिति। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दो कि इसके पश्चात उनका जो डायग्राम है वो कहां पर बनेगा। तो दोनों का डायग्राम, प्रतिबिंब की जो स्थिति थी वो कहां पर बनेगी। एक इनकी थी कि जो प्रतिबिंब की संरचना है वो कैसी बनेगी। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई और कुछ बच्चे कमेंट्स भी आए थे भाई सर जो वो पिछला जो अभी वीडियो अपने जो पिछला वीडियो डाला है उसके अंदर, तो देखो वो थी आभासी व सीधी, जबकि हमारे वहां पर करवा रखी है वास्तविक व सीधा। ध्यान दो, देखो उत्तल दर्पण के अंदर जैसे हम उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, एटीएम मशीनों में किया जाता है कि बात समझ में। और एटीएम मशीनों के साथ जैसे पश्चदर्शक के रूप में किया जाता है, तो उसमें जो डायग्राम बनता है वो बनता है आभासी बनता है, जैसे समतल दर्पण में बनता है ना, सेम उसी प्रकार से। तो मेरा थोड़ा सा वो मिसप्रिंटिंग, उसको देख लेना, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वहां पर। मैंने बोलने में तो आभासी बोल रहा था, लिखने में वास्तविक लिखा गया। जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं ना, वो आभासी बनते हैं और सीधा बनता है। तो वहां पर आभासी व क्या आएगा, सीधा आएगा। एक चीज इसका ध्यान रखना। सही है, और बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा अध्ययन कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत थैंक यू देता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इन बच्चों का, जो हमें इतना, आप जितना हमें कमेंट्स करके या जितना मोटिव करके हम बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप इसी प्रकार हमारा उत्साह बनाए रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगर आपके माध्यम से और बच्चों का भी हित हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को विस्तारित करें। हमारी यही है। आज हम देखो अध्ययन करेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग कहां पर किया जाता है। एक तो परावर्तक टेलीस्कोप में किया जाता है। परावर्तक टेलीस्कोप का मतलब जो दूर की चीजें हैं उनको देखने के लिए किया जाता है। दूसरा, वाहनों की हेडलाइट्स, जो भी वाहन आते हैं, मोटरसाइकिल मान लो या गाड़ी मान लो, उनके वाहनों की जो हेडलाइट्स आते हैं उनमें काम किया जाता है। एक सेविंग दर्पण, जो हम ये सेविंग बनाते हैं, सेविंग दर्पण में अपना जो चेहरे का जो बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है ना, यानी चेहरे को बड़ा किया जाता है, उस बड़ा बनाने के लिए बताओ कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि कोई व्यक्ति सेविंग दर्पण से 50 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर पर खड़ा है, हम क्वेश्चंस करेंगे, उस क्वेश्चंस में आएगा तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि अवतल दर्पण आएगा, इसके अंदर उत्तल दर्पण आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सेविंग दर्पण में इसका चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए भी बताओ इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और फिर दांतों के माध्यम से जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, उन दांतों के डॉक्टर के दांतों का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनाने के लिए, कोई उनको चीज यानी बहुत जैसे बारीक चीज होती है और उसको बड़ा देखने के लिए, उसका रिव्यू बड़ा करने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग
करते हैं। आगे बात समझ में, तो उसके लिए बताओ कौन सा उपयोग दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे देखो, इसके बाद देखो हमें उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग कहां पर किया जाता है। अभी मैंने कहा कि इसका एक तो उपयोग किया जाता है वाहनों के पश्च दर्शक के रूप में। आगे यानी जो वाहनों के अंदर साइड ग्लास होता है, जो साइड मिरर होता है ना, साइड में जो ग्लास लगा होता है वो किसका लगा होता है बताओ, वाहनों के अंदर किसका लगा होता है, उत्तल दर्पण का। और जो अपने समय में, वर्तमान समय में जो एटीएम मशीनें हैं उनकी सुरक्षा दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर बताओ कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसके उपयोग देख लेना आप अच्छी तरीके से, उतार लेना। साथ साथ देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पीडीएफ से नोट्स उपलब्ध कराओ, बेटा ये नोट्स से भी बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल, हम जैसे जैसे प्रत्येक चैप्टर का अध्ययन कराऊंगा। मैंने ये बोल दिया कि जो आप इसके बाद, यानी जैसे हम ये फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है 9वां, इसके बाद जस्ट हम केमिस्ट्री का चालू करेंगे 5वां 6वां लेसन। आगे बात समझ में, उस आधार पर आपको कंप्लीट सिलेबस अपलोड कराते जाएंगे। आगे वर्तमान में नए एटीएम मशीनों के पास सुरक्षा दृष्टि के रूप में भी किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो वर्तमान में जो नए एटीएम मशीनें लगी हुई है, जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उनको देखने के लिए। अब देखो जो उत्तल दर्पण है उसमें वहां से वो दिक्कत थी ना, थोड़ी सी वो हो गई थी। तो उत्तल दर्पण में ध्यान हमेशा रखना, जो उत्तल दर्पण है उस उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है आभासी व सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा बनता है प्रतिबिंब, आभासी व सीधा बनता है। और एक बनता है छोटा प्रतिबिंब, कैसा बनता है, छोटा बनेगा। तो ध्यान रखना कि आप इस जो उत्तल दर्पण है उसमें बनने वाला प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी व सीधा। तो उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं ये भी लिख लेना बात। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है बताओ, आभासी व सीधा। और साथ में बताओ आभासी सीधा एक साथ में बताओ कैसा बनेगा, छोटा बनता है। इसमें आभासी सीधा एवं छोटा बनता है, छोटा बनता है। तो ये चीज थोड़ा सा देख लेना कि जो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी भाई। देखो वास्तविक में मैंने कहा वास्तविक बनेगा, तो वास्तविक बनेगा तो मतलब ही नहीं है वो, तो फिर वो जाएगा कौन से दर्पण की, उत्तल दर्पण में बनते हैं वास्तविक व उल्टा। तो उसमें बनते हैं यानी वास्तविक रूप से बनता है, इसमें वास्तविक नहीं बनता, यानी इसमें काल्पनिक इमेजिनिंग आभासी बनता है। कुछ टाइम के लिए आभासी प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। दैट्स क्लियर। अब देखो हमने अवतल दर्पण पढ़ लिए, उत्तल दर्पण पढ़ लिए। अब काफी समय से कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र की उत्पत्ति बताएं। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इसके आधार पर क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। तो क्या है उत्तल दर्पण, दर्पण सूत्र। अभी हम दर्पण सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। और ये थोड़ा सा आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इनका तो देख लो, या कहीं पर भी लिख लो, ले सकते हैं आप। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और देखो अपने इसके बीच एक टॉपिक और गया था, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। कार्तीय चिन्ह परिपाटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे उत्तल दर्पण के उपयोग देख लो, उत्तल दर्पण के उपयोग सही है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। अब देखो ध्यान दो आगे नेक्स्ट, सबसे पहले देखो एक छोटा सा टॉपिक है, क्या कार्तीय चिन्ह परिपाटी। देखो ये क्या होती है कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी भी बहुत काम आएगी जब हम इसके अंदर जो आंकिक क्वेश्चन करेंगे लेसन नंबर 9 में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पर आधारित जो आंकिक क्वेश्चन करेंगे उनकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे बात समझ में, तो ध्यान दो प्रिय विद्यार्थियों। मैंने कह दिया था कि आपको प्रत्येक चीज अपलोड कराऊंगा, प्रत्येक कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखो नहीं है एकदम कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होती है। देखो कार्तीय चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी नेक्स्ट टॉपिक अपना कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इस 9वें चैप्टर में पहले ही थे देखो, और मैंने पहले इसके प्रकार ये नहीं बताया कि आपको पहले उनके बारे में, जैसे अपना हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था आपने परावर्तन के नियम वगैरह, परावर्तन क्या होता है, और फिर समतल दर्पण पढ़े थे, दर्पण में समतल दर्पण गोलीय दर्पण दोनों टाइप्स किए थे आपने। अब इसके बेस पर फिर बीच का टॉपिक था कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी देखो कैसा क्या टॉपिक है, किस प्रकार से है। तो आपने ग्राफ पढ़ा होगा। देखो सबसे पहले मैं मान लो कोई ये दर्पण लेता हूं, कौन सा दर्पण ले लिया मैंने, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लिया मैंने, अवतल दर्पण। ये क्या देखो आपकी ग्राफ सबकी पढ़ी हुई है, अगर ग्राफ का नॉलेज है सिंपल सा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसमें एक बताओ वही चीज बताओ, ये तो क्या आता है ध्रुव है, वो आगे में सवाल समझ में ध्रुव है। तो आपने ग्राफ पढ़ी तो देखो ग्राफ अपनी ऐसे चलती है, ये तो अपना वाई अक्ष होता है। आगे बात समझिए, तो क्या होता है अपना वाई अक्ष और ये होता है अपना एक्स अक्ष। तो ध्यान दो ये एक्सिस और वाई अक्ष की तरफ होते हैं, तो इधर ये होता है अपना मूल बिंदु। ये क्या होता है बताओ, मूल बिंदु। अब इससे बताओ मूल बिंदु के बताओ ऊपर की तरफ, यानी वाई अक्ष इसको बोल दे वाई डेस, इसको बोल दो आप एक्स डेस।
अब बताओ इस मूल बिंदु के ऊपर के जो भी आप y के निर्देशांक के मान लेते हैं, बताओ वो काय में होते हैं, बताओ पॉजिटिव में होते हैं। ऊपर y के जो मान होते हैं वो काय में आते हैं, पॉजिटिव आएंगे। और जो x अक्ष के मान आएंगे ये भी बताओ क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, नहीं धनात्मक। तो ये क्वेश्चन में अपना दोनों ही मान x का और y का, ये तो अक्ष के मान आते हैं इस अक्ष रेखा पर, तो और जो y अक्ष पर y के मान आएंगे तो ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो बताओ किस में आएगा, वो धनात्मक मान, और इधर भी कैसा आएगा बताओ, धनात्मक। इसी प्रकार नीचे आएंगे आप y डैश की तरफ तो बताओ मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, यानी माइनस में आएगा। और इसका भी मान इस रेखा पर जाएंगे तो बताओ क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो इतना सा ध्यान रखना, सेम जो आपकी ग्राफ है ना उस हिसाब से कार्तीय चिन्ह परिपाटी है। तो ध्यान रखना, देखो अगर मैं कोई भी दूरी, यानी देखो दो साइड ले लो, ये जो आपकी जो ये अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो इन साइडों के बेस पर समझ में आएगा। तो देखो दोनों साइड ले लो, ये तो है मेरा बाईं साइड और ये है क्या बताओ, दाएं। अब देखो ध्यान रखना बायां और दायां। अब देखो सब आप ध्यान रखना जो दाईं तरफ रहेगा, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने पहले भी बताई थी, जो बिंब रहेगा ना, ये बिंब आपतित प्रकाश किरण, बिंब हमेशा बाईं तरफ नहीं रहेगा, और ये क्या बताओ, आपतित किरण, यानी सूर्य का जो प्रकाश इस तरफ से आएगा, आपतित किरण। अब देखो इस तरफ यानी दाईं तरफ की सभी दूरियां इस रेखा पर है, ये अक्ष की तरफ रेखाएं हैं, आपने ध्यान दे दो ध्रुव ओ ये मूल बिंदु मान लो, तो इधर की जो भी बताओ ये दूरियां आएंगी, बताओ ये काय में आएगी, धनात्मक। कैसे आएगी बताओ, धनात्मक, धनात्मक। ये दूरी काय में आएगी बताओ, धनात्मक, ये धनात्मक आएगी यानी पॉजिटिव। और ध्यान दो बताओ इस तरफ से अगर वो तो इसकी ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ की बताओ ये ऊंचाई काय में आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये इधर लिख दे हम धनात्मक ऊंचाई, धनात्मक ऊंचाई। और अब नीचे की तरफ आऊं मैं तो बताओ नीचे की तरफ किसका मान आएगा, वो y अक्ष यानी y का मान आएगा, और ऊपर की तरफ तो y का मान धनात्मक, नीचे की तरफ y का मान क्या रहता है बताओ, ऋणात्मक। तो इधर लिख देते हैं ऋणात्मक ऊंचाई। ये कैसी ऊंचाई है, ऋणात्मक ऊंचाई। और इधर बताओ जो भी दूरी आएगी, इस तरफ की जो दूरी आएगी तो बताओ वो दूरी काय में आएगी, इस तरफ की जो दूरी काय में आएगी, ऋणात्मक आएगी। तो इधर लिख दो आप ऋणात्मक दूरी। तो ध्यान रखना बताओ बाईं तरफ की जो दूरियां आएंगी वो तो ऋणात्मक, दाईं तरफ में जो दूरियां आएगी वो काय में आएगी, धनात्मक। और इस मुख्य अक्ष मान लो ये तो अपना अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, और ये बिंदु ये ध्रुव ओ है, तो इसके ऊपर की जो दूरी आएगी वो तो धनात्मक में आएगी, और इससे जो नीचे की जो ऊंचाई आएगी वो तो काय में आएगी, ऋणात्मक में आएगी। अब देखो ध्यान रखना क्वेश्चन में कैसे आएगा भाई, अगर मान लो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इस अक्ष के जो अगर कोई ऊपर वस्तु रखेगा तो उसका धनात्मक में लेना है आपको उसकी ऊंचाई, और जो नीचे की तरफ है तो उसकी ऋणात्मक लेने से वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो उसकी ऋणात्मक में। इधर से अगर जो दूरी अगर बाईं तरफ है दूरी तो बाईं तरफ की सभी दूरियां काय में आती है, ऋणात्मक आती है। अब बाईं तरफ वस्तु रखी जाती है यूं, तो यूं का मान तो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। तो ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इनका मान तो किस में आएगा बताओ, नेगेटिव आएगा। और इधर देखो अगर बताओ दाईं तरफ की होगी कोई भी दूरी अगर दाईं तरफ होगी तो दाईं तरफ में हमेशा जो दूरी काय में आती है, धनात्मक आती है अर्थात पॉजिटिव आती है। ये है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। और हमेशा जो बिंब ये आपतित किरण इधर से आएगी और बिंब हमेशा बाईं तरफ रखा जाएगा। बिंब का जो सिस्टम रहेगा वो हमेशा किस तरफ रखा जाएगा बताओ, बाईं तरफ रखेगा। नहीं वस्तु है, बिंब का मतलब बोल रहा हूं मैं वस्तु, और वस्तु कहां पर रखी जाएगी, बाईं तरफ रखी जाएगी। तो इसके देखो कुछ बिंदु, पहला है कि दर्पण से बाईं ओर की दूरी, दर्पण से अब आप डायग्राम में देखो दर्पण से बाईं ओर की दूरी, तो दर्पण से बाईं ओर की दूरियां बताओ काय में आएगी, बाईं ओर की दूरियां। दर्पण से बाईं तरफ देखो, बाईं तरफ की दूरियां बताओ काय में आएगी, ऋणात्मक। तो इधर लिख लो ऋणात्मक, ये काय में आ जाएगी बताओ, ऋणात्मक यानी माइनस में। और ध्यान दो बताओ दर्पण की से दाईं ओर की दूरियां, वही सेम दर्पण से दाईं ओर की दूरियां, दाईं ओर की दूरियां ये कहां में आ जाएगी बताओ, दर्पण से दाईं ओर की दूरी बताओ कहां में आएगी, धनात्मक। ये कहां की आ जाएगी बताओ, धनात्मक, यानी ये क्या आएगी बताओ, पॉजिटिव। इसके बाद देखो वस्तु के ऊपर की ओर ऊंचाई, अब मैं ऊपर जा रहा हूं तो वस्तु से बताओ ऊपर की ओर ऊंचाई काय में, धनात्मक। तो वस्तु से ऊपर की ओर, वस्तु से ऊपर की ओर ऊंचाई, ऊपर की ओर ऊंचाई। तो वस्तु से ऊपर की ओर ऊंचाई बताओ काय में आएगी, वस्तु से ऊपर की ओर ऊंचाई काय में आएगी बताओ, ध्यान दो।
वस्तु से, ये वस्तु है, ऊपर की तरफ की दूरियां बताओ काय में जाती है, धनात्मक या में आती है, तो काय में आ जाएगी बताओ धनात्मक यानी पॉजिटिव, धनात्मक यानी पॉजिटिव। ये कार्टेशियन परिपाटी वैसे बुक्स के अंदर तो क्या है बहुत बड़ा है, लेकिन ये एकदम शॉर्टकट तरीका है, आपको कार्टेशियन चिन्ह में दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे मेन क्वेश्चन है, जब हम आंक के क्वेश्चन करेंगे ना, सब तो दिक्कत ये आएगी आपको कि कौन सा चिन्ह किधर रखें। अब अगर बिंब बाईं तरफ रखा गया और आप जैसे उसमें 80 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको उसमें नेगेटिव रखना है कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, तो तब ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी मैंने आपको ये सरल की है। आगे जो फोर्थ आ रहा है बताओ क्या आएगा, वस्तु नीचे की ओर, वस्तु से नीचे की ओर की ऊंचाई, नीचे की और की नीचे की ओर ऊंचाई, वस्तु के नीचे की ओर की तरफ की ऊंचाई बताओ काय में है, ऋणात्मक है, तो ये आ गई ऋणात्मक माइनस नेगेटिव। कोई दिक्कत? देखो दर्पण से बाईं ओर की दूरियां, तो ये दर्पण है और दर्पण की बताओ बाईं तरफ, यही ऊपर लिख रखा है मैंने, देखो ये तो बायां है, ये क्या है बताओ दायां। इससे बाईं तरफ की जो दूरी आएगी, बाईं कर लो इसको, तो ये जो बाईं तरफ की दूरी आएगी बताओ काय में आएगी, ऋणात्मक आएगी। और बताओ ये कह रहा है कि दर्पण से दाईं तरफ की जो दूरियां रहेगी, सही है, और वो दाईं तरफ की दूरियां काय में आएगी बताओ धनात्मक आएगी। इधर दाईं तरफ इधर है, तो दाईं तरफ की सभी दूरियां काय में आएगी बताओ धनात्मक आएगी। अब इसके जो ये कह रहा है कि ये ध्रुव इसके ऊपर की तरफ यानी वाई अक्ष की तरफ ये हो गया एक तरफ से, तो वाई अक्ष की तरफ की जो वाई ऊंचाई आएगी वो काय में आएगी बताओ धनात्मक आएगी। तो वस्तु से ऊपर की दूरी तो काय में आएगी धनात्मक, सीधा सा ध्यान रखो, और नीचे की तरफ की जो दूरी आएगी बताओ वो काय में आएगी ऋणात्मक। कोई दिक्कत? सीधा सा है, ऊपर इस लाइन से ऊपर की तरफ की दूरियां काय में आएगी बताओ धनात्मक, नीचे की तरफ की दूरियां काय में आएगी ऋणात्मक, और इसका यही ध्यान रखना है। और जो बाईं तरफ है यानी इसके बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक और दाईं तरफ की धनात्मक, ये 4 पॉइंट, ये मूल बिंदु ध्रुव ओ है, सभी दूरियां ध्रुव ओ से मापी जाती है, वही सिस्टम रहेगा, ध्रुव ओ रहेगा मूल बिंदु, जैसे अपने इस ग्राफ में रहता है। तो ये देख लो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दो, ये अपना छोटा सा टॉपिक था, कार्तीय चिन्ह परिपाटी बुक्स के हिसाब से तो बड़ा है, लेकिन आप थोड़ा सा इधर ध्यान दे लेंगे तो बहुत अच्छा है, सही है। और ये है ना जो आंकिक क्वेश्चन करेंगे, उन आंकिक क्वेश्चन के अंदर हम आपको बहुत अच्छी तरीके से, यानी बहुत बढ़िया काम है, अगर आप अच्छी तरीके से इसको तैयार करेंगे तब आगे बात समझे। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसका, और दिक्कत हो। अब हम इसके पश्चात करेंगे कि इसका उत्पत्ति, हम दर्पण सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। नेक्स्ट सुपर मोस्ट टॉपिक अपना दर्पण सूत्र, और बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है, समझने का टॉपिक है। तो आप मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दो क्या होता है दर्पण सूत्र। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। आगे देखो अपना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छा समझ में आएगा। ऐसे मान लो आप अगर बोर्ड पर बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं ना अच्छी तरीके से, तो बहुत यहीं पर ही क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी इसी की दर्पण सूत्र की उत्पत्ति करके बताओ। तो अब जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है दर्पण सूत्र, और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। देखो ध्यान दो क्या होता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, आगे बात समझ में। दर्पण सूत्र है इसकी उत्पत्ति। देखो दर्पण सूत्र होता क्या है, सबसे पहले दर्पण सूत्र होता है 1/f। क्वेश्चन कैसे बन जाए, या तो आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि दर्पण सूत्र की उत्पत्ति कीजिए, तो आपको ध्यान में रखना होगा, या देखेगा कि निम्न को सिद्ध कीजिए। तो 1/f या निम्न की उत्पत्ति 1/f बराबर हो गया 1/u प्लस का 1/v। अब देखो ये f u और v आपने देखा हो तो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर से बता रखा आपको, साइड में कहीं ऐसे कहा गया, इसको पहले सारणी बनाई थी, इस प्रकार से लिखा था कि ये तो इसमें लेंस सूत्र होता है, ये दर्पण सूत्र अपने पूरी बुक्स के अंदर ये 4 सूत्र काम में आएंगे, ऐसा मैंने कुछ बोला था। अगर वहां ध्यान नहीं दिया तो कोई बात नहीं, के लिए वहां ध्यान देना, वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, दोनों ही वीडियो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड वीडियो अपना। इस पार्ट फर्स्ट और सेकंड इसका प्रकाश लाइट वाला चैप्टर चल रहा है, अंक 8 है इसका। तो ध्यान दो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसकी उत्पत्ति करनी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो एफ क्या है, बताओ एफ क्या है, फोकस दूरी। क्या होती है एफ, फोकस दूरी, जो आपको मैंने बता दी थी फोकस दूरी, सही है। यानी आपने देखा हो तो ध्रुव ओ से लेकर और मुख्य फोकस की जो दूरी होती है वो होती है फोकस दूरी। और अगला आता है यू बराबर, बताओ क्या है अपनी बिंब से जो बिंब होता है, बिंब से, या आप ये लिख सकते हो इसको बिंब से वो लिख दो, या ध्रुव से बिंब की दूरी लिख देते हैं डायरेक्टली। ध्रुव ओ अपना ओ आता है ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी। ये क्या होता है, तो ध्रुव से लेकर जो बिंब तक की दूरी होती है, और ध्रुव से बिंब से लेकर ध्रुव की दूरी बताओ क्या कहलाती है, यू। और वी क्या होती है, वी होती है देखो, यानी ध्रुव से
ध्रुव से, अब इसमें ये तो बिंब का मतलब वस्तु तक की दूरी, भाई ध्रुव से लेकर जो वस्तु की दूरी होती है वो तो यूं कहलाती है, और ध्रुव से लेकर जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी बताओ क्या कहलाती है, आपके सामने भी कहलाती है। इन तीन के अंदर हमें संबंध स्थापित करके देना है, और तीनों को ही जब तीनों आपस में इस प्रकार से संबद्ध रहते हैं तो इसके माध्यम से बताओ कौन सा सूत्र बन जाता है, बताओ इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। और ध्यान देना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया समझने वाला टॉपिक है। इस पर अंकित क्वेश्चन 100% आएगा, अंकित क्वेश्चन पूछ रहे हैं या ही आएगा, लेकिन 100% अंकित क्वेश्चन मानना आपकी बात। अब ध्यान दो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपको ये है ना पॉजिटिव, ये प्लस का चिन्ह दिख रहा है, इसमें और लेंस सूत्र में इतना ही अंतर है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, इसमें यहाँ पर नेगेटिव आएगा। और जब हम लेंस पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे गोलीय लेंस, और उन गोलीय लेंस के अंदर वही उनके, जैसे इनकी सेम आकृति पड़ी है वैसे आकृतियां पढ़ेंगे उनकी, वही उनका प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे, लेंस में किस प्रकार से, उत्तल लेंस में किस प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल में, और वो लेंस सूत्र आ जाएगा यहाँ पर, तो बस नेगेटिव आ जाएगा, वैसा का वैसा रह जाएगा, उसमें कोई उत्पत्ति नहीं है उसकी। सेम अगला टॉपिक भी आवर्तन, ये सेम टॉपिक है लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है उसके अंदर। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाऊं, देखो डायग्राम के थ्रू समझ में आएगा। अच्छा तो देखो मैं डायग्राम बना लेता हूं। इस डायग्राम में देखो, ये तो क्या है मेरा ध्रुव O, ये तो क्या है ध्रुव O, और ये आपका क्या है बताओ, दर्पण है MN। LM कर लो इसको, कुछ कोई दिक्कत नहीं, LM हो गया ये, सही है। और इसके बाद देखो यहां मैं कोई वस्तु ले लेता हूं, सही है, यहां पर कोई वस्तु स्थित है, लगभग यहां ले ली मैंने वस्तु। और बताओ वही बात, जब वस्तु यहां स्थित है तो बताओ वस्तु यहां स्थित रहेगी तो बताओ आपतित किरण आएगी, कहां से निकलेगी, मुख्य फोकस F से। तो ये मेरा क्या है, मुख्य फोकस F। एक बताओ डायरेक्ट वस्तु से जाएगी, मुख्य फोकस से होती हुई बताओ कहां पे जाएगी, बताओ इस पे दर्पण पे आएगी, और दर्पण अवतल दर्पण ले रखा है, और अवतल दर्पण से जाएगी इस प्रकार से। ये बन गया डायग्राम, ये मेरा ये हो गया C। इस वस्तु ले लेते हैं हम, इसको नाम दे देते हैं PQ। आगे बात समझ में, इसका एरो का निशान जरूर लगाना है, किस तरफ से आ रही है किस तरफ से जा रही है, वापस निकल रही है, इसको देता हूं मैं Q डैश P डैश, एकदम समझने का नाम है। ये तो वस्तु, ये तो बिंब है, और बिंब को दे दिया मैंने P। क्यों मैंने वस्तु ले ली, वस्तु से बताओ, एक तो मैंने कहा था किरण चित्र बनाने में दिक्कत नहीं, ऐसी किरण आएगी दर्पण से आएगी, मुख्य फोकस से निकल जाएगी, एक डायरेक्ट बताओ दर्पण से आएगी फिर निकल जाएगी, इसमें देखो। और फिर नेक्स्ट ये क्या ध्रुव है ही अपना, क्या ले लेते हैं L, और ये क्या है मुख्य फोकस F आपके सामने। अब बताओ वो मैंने बोली थी ना, यहां से ध्रुव से लेकर बिंब की दूरी, तो ये ध्रुव है, और यानी ये सीधी से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाती है बताओ, ध्रुव से लेकर बिंब वस्तु यहां पर है, ये बिंब है, और ये क्या है बताओ, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। इसको P डैश Q डैश से, इसको PQ से। आगे कोई दिक्कत, कोई समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। ये मुख्य फोकस F है, मुख्य फोकस F पर ध्रुव तक की दूरी बताओ क्या कहलाती है, स्मॉल f कहलाती है। और ये जो दूरी है बताओ ये क्या कहलाएगी, U कहलाएगी, ये दूरी क्या कहलाएगी U, और ये दूरी क्या कहलाएगी V। लेकिन हम देखो कुछ टाइम के लिए इसको मान लेते हैं, दर्पण सूत्र की उत्पत्ति कर रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं देखो इस दर्पण से लेकर जो बिंब मेरी वस्तु है वहां तक की जो दूरी है उसको तो मैं मान लेता हूं बताओ क्या A, और वो बाद में U लिख लेंगे। इसको मान लेता हूं बताओ क्या B, आगे बात समझिए, फिर V लिख लेंगे। अपने किसके लिए मान रहे हैं ये A B ये, और इसको मान लेता हूं C कुछ टाइम के लिए। आगे बात समझ में। वैसे तो ये दूरियां हैं इसलिए कि हमें इस दर्पण सूत्र की उत्पत्ति करनी है, तो दर्पण सूत्र की उत्पत्ति करने के लिए देखो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज लेते हैं, दो त्रिभुज बताओ कौन कौन से हैं। और ये त्रिभुज लेने के लिए देखो एक आपको मैथ्स के अंदर आप पढ़ेंगे, देखो एक वो होता है समरूप, आपने देखा होगा समरूप त्रिभुज होता है। उन समरूप त्रिभुजों के अंदर किस प्रकार से, जैसे दो त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाएं या 90 डिग्री पर होता है तो उनकी भुजाएं किस प्रकार से बनती है। तो सबसे पहले देखो ध्यान दो, सबसे शुरुआत करते हैं हम। नेक्स्ट जो अपना सबसे पहला टॉपिक है, इस टॉपिक में देखो दो त्रिभुज लेते हैं। एक तो त्रिभुज ले लेता हूं मैं PQF, एक त्रिभुज तो बताओ कौन सा ले लिया मैंने, PQF। ये देखो PQF, इस पर मैं एक लगा देता हूं बीच के अंदर, दिख रहा है सभी को। ये एक त्रिभुज तो मैंने ये ले लिया। दूसरा त्रिभुज लेता हूं मैं, वह त्रिभुज ले लेता हूं मैं MOF, दूसरा त्रिभुज ले लेता हूं मैं MOF, और यहां लिख रहा हूं मैं ये क्या है, समरूप है। ये त्रिभुज क्या है बताओ, समरूप है।
अब ध्यान देना, जब मैंने ये बोला कि त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुज की क्या है बताओ, इनके दो कोण 90 डिग्री पर जा रहे हैं। देखो एक तो ये 90 डिग्री है एक ही रेखा पर, और बताओ एक बताओ ये क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है दोनों। देखो एक ही रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, बताओ 90 डिग्री पर बन रहे हैं। तो इनको बताओ समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करना तो दो भुजाओं का अनुपात, यानी पहली भुजा में ले लेता हूँ ये पी क्यू, ये बताओ क्या है और एम। तो एक लाइन यहां से लिख देना कि यहां पर ओ व एम एक सरल रेखा है, यहां ओ व एम एक सरल रेखा मानते हैं, सरल रेखा माने या है। कौन सी रेखा, ये और एम वाले, इसको सीधा मान लेते हैं, ये थोड़ी सी घूमी हुई ना ऐसे, इसको क्या मान लेते हैं, सीधा मान लेते हैं। अब बताओ इसके अंदर भी एक डाल देता हूं, एक लगा देता हूं। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर समरूप सिद्ध करना है, जो एक नंबर लगा रखे ना मैंने, तो इनको दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो पहले देखो ये भुजा पी क्यू बटे बताओ इसके अनुपात में ये ओ एम, तो बटा ओ एम, और बराबर का फिर देखो ये भुजाएं, दूसरी भुजा बताओ इनकी ये, एक तो दूरवत से लेकर बताओ यहां तक की फुल दूरी इसकी, या ओ से लेकर पी तक की दूरी है वैसे तो। अब मेरे को देखो यहां से क्या है कि दो पहले सबसे पहले है कि एक भुजा कौन सी बच गई, देखो इसकी यहां से लेकर पी एफ, तो बताओ पी और ये एफ, यहां से यहां तक आ गई ना इसकी भुजा, तो सबसे पहले आ गई ऊपर वाली तो पी एफ, और फिर बताओ कौन सी है नीचे वाली ओ एफ बटा ओ एफ। दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर लिया हमने, फिर एक तो ये भुजा ले ली और एक बताओ ये वाली भुजा ले ली, तो एक तो आगे मेरी बताओ क्या पी एफ और एक आगे मेरी ओ एफ। अब ध्यान दो, बताओ मेरे पास पी एफ का और ओ एफ का मान है, कैसे, देखो पी एफ का और ओ एफ का मान, ओ एफ का तो दे रखा है आपको सी, और पी एफ का मान निकालू तो ऊपर और ध्यान दो, देखो ऊपर पूरी भुजा फुल भुजा है वो ए है, और ए में से अगर ये फुल भुजा में से मैं ओ से लेकर यहां तक की भुजा निकालू, देखो ध्यान दो एक लाइन, जैसे मान लो मेरे पास ऐसे है पूरी लाइन ऐसे, यहां से ये अपना बिंदु है, ये टोटल भुजा मेरे को दे रखी है कितनी, ए दे रखी है, आगे बात समझ में। तो अब जैसे मान लो मेरी टोटल भुजा 5 दे रखी है मेरे को, सिंपल सा है, और यहां तक की भुजा का मान दे रखा है मेरे को कितना, 2 दे रखा है। और जैसे इसको मैं पॉइंट्स को नाम भी देता हूं, जैसे ये ओ है पॉइंट कोई भी, ये एफ है पॉइंट, सही है, और ये जो पॉइंट है वो कहते क्या है बताओ, पी है। अब मेरे को इसमें पी एफ का मान चाहिए, देखो बहुत सिंपल सा है, आप मैंने कहा अच्छी तरीके से समझाऊंगा अगर आप ध्यान देंगे तो। अब बताओ पी एफ का मान निकालना, तो क्या करेंगे आप, इस टोटल भुजा में से इसका मान निकाल देंगे, यानी आप कहने का मतलब हो गया 5 - 2 जाएगा, टोटल भुजा का मान, तो मेरे पास टोटल ए है, आगे ना बात समझ में। बताओ किसका मान, मेरे को पीएफ का मान चाहिए, तो टोटल ए है, और ओ से लेकर एफ तक का मान सी दे रखा है, तो बताओ मैं कुल भुजा में से निकाल दूं तो ए माइनस का सी, ध्यान देना मैथमेटिक्स तरीका है, तो ए माइनस का सी, वैसे फुल भुजा 5 3 5 में से 2 निकाल दिया, तो बताओ ए माइनस सी, और बटा बताओ ये और एफ का मान तो दे रखा है, बताओ और एफ का मान आपके पास कितना है बताओ सी, आगे बात समझ में, तो इसका मान कितना है सी, समझ में आ गया। दोबारा से देखो ये टोटल भुजा बताओ कितनी है, ओ से लेकर पी तक का मान मेरे पास ए है, ऊपर ध्यान दो, बताओ ओ से लेकर पी तक का मान कितना है, ए है, और जो और एफ का मान है वो सी है, तो बताओ कुल भुजा में से मैं ये निकाल देता हूं, बटा क्या है बताओ सी। अब नेक्स्ट ध्यान दो, पी क्यू बटा ओ एम कर लिया मैंने। अब ओ एम देखो ये ओ एम भुजा है, और लगभग देखो पी डेस क्यू डेस के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि हमें एक में ही करने पड़ेंगे, पी क्यू का मान, इसका मान बाय पी क्यू का, पी डेस क्यू डेस में एक साइड बराबर भी करनी है, तो देखो मैं लिख देता हूं ओ एम लगभग बराबर है, बताओ किसके, पी डेस क्यू डेस के। अब बताओ मैं ओ एम की जगह क्या रख सकता हूं, पी डेस क्यू डेस, तो देखो मेरा समीकरण क्या, पी क्यू बटा पी डेस क्यू डेस बराबर, बताओ पी एफ का ओ एफ का मान निकाल लिया आपने, ए माइनस का सी बटा सी, इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 1। आगे कोई बात, दोनों त्रिभुज में ये समरूप सिद्ध हो गए दोनों त्रिभुज, और दोनों से त्रिभुज समरूप से हम दो इनका मान निकाल लिया। नेक्स्ट लेते हैं, बताओ कौन कौन से त्रिभुज, इसी प्रकार नीचे लिख दो, आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, इसी प्रकार देखो मैं त्रिभुज ले लेता हूं ओ एल एफ व एक त्रिभुज ले लेता हूं मैं ओ एल एफ, कौन सा त्रिभुज है रहा बताओ, ओ ये यहां से ये ओ है ओ एल एफ, एक तो त्रिभुज ये हो गया, इसमें क्रमांक डाल देता हूं मैं 2, सही है, एक त्रिभुज हो गया देखो मेरा पी डेस क्यू डेस एफ, तो इसमें भी क्रमांक 2 डाल देता हूं, एक त्रिभुज हो गया मेरा पी डेस क्यू डेस एफ, बस ठीक है ना। ये त्रिभुज इसमें वो ये त्रिभुज समरूप, इसमें भी समरूप रहेंगे, तो इसमें समरूप रहेंगे, तो ध्यान दो बताओ कि इस प्रकार ओ एल व पी डेस क्यू डेस के अंदर, अब उधर इस तरफ लिख देता हूं, इनमें भी बताओ वही समरूप वाला सिस्टम सिद्ध करना है। अब देखो ध्यान दो, नेक्स्ट ध्यान दो,
अब बताओ वही दोनों त्रिभुज है, वही दो भुजा, बताओ ये इस भुजा के अंदर भी बताओ क्या आ जाएगा, देखो ओ एल बटा पी डेस क्यू डेस, तो लिख दो ओ एल बटा पी डेस क्यू डेस, क्या हो गया ओ एल बटा क्या हो गया पी डेस क्यू डेस, ओ एल बटा क्या हो गया पी डेस क्यू डेस, ओ एल बटा पी डेस क्यू डेस, वही दो भुजा वही 90 डिग्री, एक तो ये रहा 90 डिग्री, एक ये रहा, वो तो एक ही सरल रेखा पर 90 90 बन रहे। अब बताओ इस पर ये ओ एल इसका अनुपात इस भुजा का इस पर पी डेस क्यू डेस, तो वो देखो ओ एल बटा पी डेस क्यू डेस, दूसरी भुजा ये आगे वाली लेनी है हमें, वो तो ये ओ एफ एक तो आ जाएगी और एक बताओ क्या आ जाएगी पी डेस एफ, तो लिख दो ओ एफ बराबर ओ एफ बटा ओ एफ तो ये भुजा और ये भुजा बताओ कौन सी है, बताओ पी डेस एफ, तो यहां लिख दो पी डेस एफ, पी डेस एफ सही है। अब बताओ वही बात ओ एफ का मान तो कितना है सी है फिक्स है, और मेरे को देखो ओ से लेकर यहाँ पी डेस का मान चाहिए, आगे बात समझ में, यानी ओ और पी डेस ये जो अपनी जो पी डेस ये है ना उसका मान चाहिए, तो पहले देखो ओ और एफ का मान तो इसमें दे रखा है, ओ एफ का मान बताओ कितना है, ओ एफ का मान सी है लेकिन पी डेस एफ का मान नहीं है, तो मैं निकाल सकता हूं, बताओ कैसे निकालूंगा मैं, वही सीधी लाइन, तो नीचे वाले देखो पूरी पूरी बी दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो ये टोटल जो बी दे रखी है ना उस बी में से मैं इसको घटा दूंगा तो मेरे पास ये मान आ जाएगा, वही देखो बात सरल रेखा सीधी पर बी है, यहां तक की दूरी कितनी दे रखी है आपको सी दे रखी है, तो आप इसका मान निकालना चाहो, जैसे मान लो ये ओ हो गया अपना हिसाब से, ये एफ हो गया, ये पी डेस एफ हो गया, तो ओ एफ का मान तो सी है लेकिन इसका मान नहीं है किसका पी डेस एफ का, तो इस टोटल में बताओ कितनी है, ये सी है और ये एफ सॉरी नीचे वाली टोटल कितनी है, पूरी रेखा की लंबाई अपने पास बी है, तो इस बी में से मैं सी घटा दूं, बीसी ये बीसी माइनस किसका मान हो जाएगा पी डेस एफ का, तो सेम आप ये करना है, ओ एफ का मान तो बताओ कितना है सी है बटे इसका मान कैसे निकालूंगा, टोटल कितनी है मेरे पास बी, और इसमें से बताओ बी में से कौन से घटा दूं मैं, केवल ये घटा दूंगा, बी में से सी घटा दूंगा तो बी माइनस का सी, वही इसी प्रकार क्या रह जाएगा, देखो ये ओ एल है, ओ एल के लगभग बराबर क्या है पी क्यू, तो ओ एल के लगभग है बराबर, क्योंकि ये घुमा हुआ ना तब बोल रहे हैं लगभग किसके बराबर है, ये पी क्यू के, तो क्या हो गया मेरा सूत्र पी क्यू बटा पी डेस क्यू डेस, ये रहा देखो ओ एल और इसके लगभग बराबर क्या है पी क्यू, आ रहा है समझ में, ये ओ एल है और इसके लगभग बराबर कौन सा है पी क्यू, समझ में आ रहा है, तो बताओ पी क्यू बटा पी डेस क्यू डेस बराबर इसका मान कितना है, इसका तो मान निकाल लिया, ओ एफ का मान सी है आपके पास और पी डेस एफ का मान है बी माइनस का सी, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत, यहाँ तक सबके समझ में आ गया, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत समझने वाला टॉपिक है, वीडियो को आप रोक के भी देख सकते हैं, कुछ बच्चे कहते सर क्लियरिटी नहीं, आप मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, अच्छा दिखेगा एकदम और अच्छा सुनाई देगा। इसके साथ देखो अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से, अब बताओ समीकरण 1 व 2 क्या है अपना, देखो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 देखो कैसे है, ये समीकरण 1 तो मेरा ये रहा, बताओ ये एक साइड बराबर दोनों की और वो अगली साइड ऑटोमेटिक भाई दोनों साइडों में से ये साइड तो गई पी क्यू पी डेस क्यू डेस ये बराबर है, अब ये बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगी, तो बताओ ये हो जाएगी ए माइनस का सी बटा सी बराबर हो जाएंगे, बताओ सी बटा बी माइनस का सी, आगे बराबर में समीकरण 1 2 से वज्र गुणा कर दो, तो यहाँ लिख दे वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा हो गया आपस में, वज्र गुणा कर देंगे हम करने पर, वज्र गुणा करने पर, जैसे हम वज्र गुणा करेंगे तो एक दूसरे क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस का सी और फिर हो जाएगा ये बी माइनस का सी बराबर ये क्या हो जाएगा सी गुणा सी, कोई दिक्कत, अब ये कर लो आप गुणा, एक को बी से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा ए बी, और एक को बताओ मैं किससे गुणा करूंगा सी से, तो एक को सी से गुणा करूंगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का क्या हो जाएगा ए सी, माइनस का सी को बी से गुणा करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा माइनस का बी सी, और माइनस माइनस को गुणा करोगे माइनस के सी को तो माइनस माइनस तो प्लस, आपको तो ये आते होंगे गुणा तो चिन्हों के गुणा, और सी सी क्या हो जाएगा बताओ सी स्क्वायर बराबर बताओ क्या आ जाएगा आपके पास, ये गुणा में दोनों है तो सी गुणा सी क्या हो जाएगा बताओ सी स्क्वायर, कोई दिक्कत भाई, एक को मैंने बी से गुणा किया ए बी आ गया, एक को मैंने बी से गुणा करने पर ए बी, और फिर एक को मैंने माइनस के सी से गुणा किया तो माइनस का ए सी, फिर माइनस के सी को बी से गुणा किया तो माइनस का बी सी, और सी को सी माइनस के सी को पहले माइनस माइनस गुणा हुआ तो माइनस माइनस गुणा होते हैं तो आपको बताओ क्या हो गया प्लस, और बताओ सी को सी से गुणा किया तो क्या हो जाएगा बताओ सी स्क्वायर, अब इस सी स्क्वायर को मैं इस साइड लाऊंगा बताओ का हो जाएगा माइनस, तो बताओ सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, आगे बात समझ में, सी स्क्वायर कैंसिल, बच्चा क्या बताओ ए बी माइनस का ए सी माइनस का बी सी बराबर 0,
आगे बात समझ में, माइनस का एसी को और माइनस के बीसी को उस साइड लेके जाऊंगा, बताओ काई में हो जाएंगे प्लस में। कोई भी चीज इस साइड माइनस की होती है उधर प्लस की हो जाती है, और इस साइड प्लस की रहती है तो उस साइड जाते काई की हो जाती है माइनस की। अब इस समय दोनों माइनस की है तो उस साइड जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो बताओ मेरे पास क्या बन जाएगा, ए बी बराबर ए सी प्लस का बी सी। आगे बात समझ में। अब मैं दे देता हूं इसको, जो है इसको देता हूं मैं समीकरण 3 नाम दे देता हूं। आगे दो तो समीकरण दे लिया हमने, अब यहां लिख दो आप समीकरण 3 में एबीसी का भाग देने पर, एबीसी का भाग देने पर, समीकरण 3 में एबीसी का भाग देने पर। जैसे मैं समीकरण 3 में एबीसी का भाग देता हूं तो देखो जैसे समीकरण 3 में मैं एबीसी का भाग दूंगा तो क्या पोजीशन बनती है, देखो ए बी बटा एबीसी बराबर ए सी बटा एबीसी प्लस बीसी बटा एबीसी। ध्यान देना, ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, बीसी से बीसी कैंसिल। देखो मेरे पास क्या सिचुएशन बनी। आगे बात इधर लिख लेते हैं, इधर ध्यान दो, तो बताओ देखो मेरे पास क्या सिचुएशन बनी निकल के आई, 1 अपॉन सी बराबर, इधर ध्यान दो, 1 अपॉन सी बराबर 1 अपॉन बी, और फिर बचा मेरे पास प्लस 1 अपॉन ए। ये कंडीशन आपके पास निकल गई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा बड़ा काटते चिन्ह पर रिपार्टीशन चिन्ह इनको करके वो तो पॉजिटिव में आएंगे, हम कर सकते हैं। ध्यान देना, मैंने समीकरण 3 के अंदर देखो एबीसी का भाग दिलाया था, सही है, और एबीसी का जैसे भाग दिया था देखो एबी से एबी कट गया, यहाँ पर तो बचा 1 अपॉन सी, तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन सी। यहाँ पर देखो एसी के अंदर ये एसी वाला डलाया था तो एसी से ए से तो ए कट गया, सी से सी, यहाँ पर बचा 1 अपॉन बी, तो 1 अपॉन बी प्लस में देखो यहाँ से बीसी से बीसी कैंसिल, यहाँ क्या बचा बताओ 1 अपॉन ए। ध्यान देना मेरे प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, बहुत अच्छा टॉपिक है और समझ आने वाला टॉपिक है, ऐसे मान के चलो बहुत इजी टॉपिक है आपको, ये बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सा है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहो आप, कुछ भी स्टेप में दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको मैंने जहां पर देखो मैंने सी रखा था वहां पर तो एफ, तो सी बराबर तो बताओ क्या रख सकूंगा मैं, एफ, ये फोकस दूरी थी मेरे, सी इसको रखा था मैंने, और बी बराबर क्या किसके रखा था, वी के, यानी बी मेरे क्या थी बताओ प्रतिबिंब की दूरी यहां से लेकर बी, और ए बराबर बताओ क्या रखू मैं, यू रखूंगा। आगे बात समझो, ए बराबर यू, देखो ए के मान यू, यानी ये क्या थी मेरे पास दूरवत से बिंब की दूरी, ये दूरवत से प्रतिबिंब की दूरी, और ये दूरवत से फोकस की मुख्य फोकस की दूरी, ये सी को एफ का था। बताओ क्या सूत्र बढ़ गया मेरे पास, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी के स्थान पर बताओ क्या रखूं मैं, 1 अपॉन बी, और प्लस का 1 अपॉन यू। उपरोक्त सूत्र जो मैंने कोष्टक में बंद कर दिया, उपरोक्त सूत्र बताओ कौन सा सूत्र कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। अरे ये उत्तल दर्पण पर भी लागू होता है, हमने उत्तल में समझा है ना, लेकिन ये उत्तल पर भी लागू होगा, यही सूत्र लागू होगा उत्तल और अवतल दोनों पर। तो मैं नीचे लिख देता हूं इस सूत्र के बारे में, उपरोक्त सूत्र ऐसे लिख रहा हूं मैं, उपरोक्त सूत्र दर्पण सूत्र कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है, सूत्र कहलाता है। उपरोक्त सूत्र कौन सा सूत्र कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। साथ में देखो ये कौन से, ये उत्तल दर्पण पे लागू होता है, इसे लिख देता हूं, अवतल का देख लिया, ये है, ये उत्तल दर्पण पर भी लागू होता है, दर्पण पर भी लागू होता है, कोई दिक्कत। दोबारा से देख लो, एक बार देखो पूरा संपूर्ण टॉपिक डायग्राम से दोबारा देख लो, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने कहा था, प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरीके से होगा हम इस अपने पूरे चैनल पर। आप तभी तो कह रहा हूं चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम क्या है हमें और भी बहुत अच्छा गर्व महसूस होगा। और इसके साथ देखो एक बार इस टॉपिक को दोबारा देख लो, सब प्रत्येक टॉपिक मैंने देखो लेसन नंबर 11 जो 11 अपना 11वां चैप्टर पढ़ा था हमने कार्य ऊर्जा शक्ति वाला, उसमें मैंने अच्छा डिफाइन किया था, और प्रत्येक चैप्टर के अभी तक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और डालेंगे हम, सही है। और आपके बच्चों देखो एग्जाम जरूर लगेगी, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, एग्जाम 100% लगेगी। कोई बच्चे कह रहे हैं बहुत सारे की प्रमोट होंगे, देखो कुछ ही नहीं है, सब फालतू की बातें। आप घर पर रहें, अच्छी तरीके से रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कंटिन्यू हमारी इस वीडियो को देखते रहें। प्रत्येक आपको सोशल साइंस का साइंस का वीडियो लगातार अपलोड करते जाएंगे। जो समस्या है आपके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, लेकिन वीडियो को ज्यादा से लाइक और सब्सक्राइब करें। अब ध्यान दो, देखो दर्पण सूत्र की उत्पत्ति करनी थी, मेरा सूत्र था 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, ये हमें निकाल के देना है, यह आपको अगर एग्जाम में दे दे तो सीधी सी बात है। एफ क्या है बताओ, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी कहां से, ये दूरवत, दूरवत एफ से लेकर की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। और बताओ यू क्या था, दूरवत से लेकर जो अपनी वस्तु ली थी बिंब वहां तक की दूरी बताओ यू कहलाई।
और बताओ v क्या कहलाई बताओ, यानी जो आपका ध्रुव O है इससे लेकर ये प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है बताओ, v कहलाती है। ये अपने समझने के लिए ए सी बी हमने क्या लिया था इसकी उत्पत्ति करने के लिए, तो वही बताओ मैंने दो त्रिभुज लिया पी क्यू एफ और त्रिभुज कौन सा ओ एम एफ, जिसमें मैंने एक और एक लगा रखा, इन दोनों को आपस में समरूप सिद्ध करना है। बताओ ये कौन, एक ही लाइन पर देखो दोनों त्रिभुज बन रहे हैं 90 डिग्री पर, तो बताओ उनकी दो भुजाओं का अनुपात बराबर, तो बताओ ये मैं क्या कह रहा हूं, इसको और एम को हम क्या मान लेते हैं, एक सरल रेखा मान लेते हैं। ये नोट में लिख लेना नीचे है ना, कोष्टक में लिखना, ये और एम क्या है, एक सरल रेखा है। तो बताओ पी क्यू बटा ओ एम, तो बताओ पी क्यू का मतलब इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात बराबर पी क्यू बटा ओ एम। और फिर बताओ अगली नेक्स्ट भुजा बताओ कौन सी, पी एफ, तो बताओ कौन सी, पी एफ का इसका अनुपात किसके बताओ, और एफ के अनुपात के बराबर। अब बताओ मेरे पास पी एफ का मान मेरे को निकालना है, ओ एफ का मान मेरे पास ही दिया हुआ है, तो मैंने देखो एक सीधी लाइन समझा थी कि कुल दूरी मेरे पास कितनी है, ऊपर ध्यान दो ए और इसमें से सी घटा दो, बताओ इतनी दूरी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी। तो बताओ ये टोटल दूरी आपके पास कितनी है, ए है, इसमें से बताओ यहां तक की दूरी दे रखी है सी, तो इतनी बची, तो मैंने घटा दिया, बताओ क्या आ गया, ए माइनस का सी, और ये दूरी कितनी है बताओ सी। आ गई बात समझ में, तो ये क्या हो गया मेरा ए माइनस सी बटा सी। अब बताओ ओ एम है लगभग बताओ किसके बराबर है, पी डेज क्यू डेज के बराबर है। हमें एक इकाई करनी थी दोनों साइडों को बराबर करने के लिए, बताओ मैंने कहा ओ एम ये लगभग का निशान है, लगभग बराबर है किसके, पी डेज क्यू डेज के। तो बताओ क्या हो गया, पी क्यू ऐसा कैसा है, मैं ओ एम की जगह बताओ क्या रख सकता हूँ, पी डेज क्यू डेज। तो देखो पी डेज क्यू डेज बराबर इसका मान क्या है बताओ, ए माइनस का सी बटा सी, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। सेम बताओ दूसरा त्रिभुज और बताओ ओ एल एफ, इसी प्रकार त्रिभुज ओ एल एफ, इसमें दो निशान लगा रखे मैंने। और बताओ एक त्रिभुज कौन सा ले लिया, इसका सेम अपोजिट, बताओ ये भी 90, एक ही लाइन पर ये भी 90, वो भी त्रिभुज कौन सा है, समरूप त्रिभुज है। तो बताओ फिर आगे क्या है, पी डेज क्यू डेज एफ, इन दोनों को समरूप सिद्ध कर दो। वही बात है बताओ ये लाइन यानी ये भुजा ओ एल, इसको भी एक सरल रेखा ही है, तो ओ एल का अनुपात किसके बराबर है, पी डेज बटा क्यू डेज। तो बताओ ओ एल बटा क्या है, पी डेज क्यू डेज, सही है। और फिर बताओ वही भुजा ओ एफ बराबर ये क्या है बताओ, बटा पी डेज एफ, तो ओ एफ बटा पी डेज एफ। वही बात ओ एफ को मेरे पास मान दे रखा है कितना है, सी है, लेकिन वही बात अब मैं पी डेज एफ का मान कहां से निकालूं, तो बताओ नीचे दे रखी है आपको कुल दूरी बी दे रखी है, और बी में से सी घटा दो, आपके पास ये दूरी बच जाएगी कौन सी, पी डेज एफ। तो बताओ वही ओ एफ का मान तो कितना है, सी, इसमें से टोटल दूरी है क्या आगे, बी माइनस का सी। वही बताओ ओ एल लगभग बताओ किसके बराबर है, पी क्यू के, तो मैं लगभग ओ एल बराबर मान सकता हूँ पी क्यू के, तो पी क्यू बटा पी डेज क्यू डेज बराबर सी माइनस का बी माइनस का सी, सी बटा बी माइनस का सी, ये ओ एफ पी डेज का मान आया मेरे पास। आगे ये लिखने की जरूरत नहीं, इसका मान लिख दिया, समीकरण नंबर कितना बन गया, ये 2 बन गया। अब एक चीज को ध्यान दो, बताओ दोनों साइड भी बराबर होगी, समीकरण 1 की समीकरण 2 की। देखो समीकरण 1 में पी बटा पी डेज क्यू डेज, इसमें पी क्यू बटा पी डेज क्यू डेज, साइड बराबर होगी, तो बताओ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से एक साइड बराबर, तो अगली साइड ऑटोमेटिक बराबर, बताओ ए माइनस का सी, यहाँ से तो देखो समीकरण 1 से ए माइनस का सी, और इससे ले लिया मैंने बताओ सी बटा बी माइनस का सी। दोनों को देखो यहाँ कोने में लिख रखा है, वज्र गुणा करते हैं, बराबर में ऐसे निशान, तो वज्र गुणा करने पर देखो ए माइनस का सी इंटू बी माइनस का सी बराबर सी गुणा सी। तो बताओ इसको मैंने एक को पहले मैं बी से गुणा करूंगा तो ए बी, एक को पॉजिटिव है दोनों प्लस के, एक को माइनस के सी से गुणा करूंगा तो माइनस का ए सी, एक को फिर एक को गुणा हो गया, फिर माइनस के सी को बी से गुणा करूंगा तो माइनस का बी सी, माइनस के सी को माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस और माइनस आपस में गुणा होते हैं तो प्लस, और सी आपस में गुणा होकर क्या हो गया, सी स्क्वायर बराबर सी गुणा सी क्या हो गया, सी स्क्वायर। इसको इस तरफ लाऊंगा यानी मेरी तरफ लाऊंगा बराबर के साइड से इस तरफ, तो माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल। तो बताओ मेरे पास क्या बचा, ए बी माइनस का ए सी माइनस का बी सी बराबर क्या बच गया, 0। अब ध्यान दो, बताओ ये तो मेरे पास समीकरण 3 बन गया, इस समीकरण 3 में क्या किसका भाग दूंगा, तीनों पदों में एबीसी का भाग देने पर। अब ए बी में अंदर दूंगा तो एबीसी का, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/c, ऊपर लिख दिया मैंने, बराबर बताओ यहाँ पर क्या बचा मेरे को, ए से ए घट गया, सी से सी 1/b, और यहाँ से बीसी कटा है, बीसी से बीसी कटा तो क्या बचा 1/a, तो ये बच गया 1/a। अब बताओ सी मुख्य फोकस की ये दूरी क्या रखी थी आपने, एफ का मान सी रखा था, तो इसकी जगह सी रख लिया, यानी ध्रुव से लेकर मेरी मुख्य फोकस की जो दूरी थी वो फोकस दूरी एफ कहलाती है, तो वह एफ रख दी। ध्रुव से लेकर जो बिंब की दूरी थी, पहले लिख रखा है ध्रुव से लेकर बिंब की दूरी क्या कहलाती है बताओ, ध्रुव से लेकर बिंब की दूरी यू कहलाती है, तो यू रख दी। और बताओ ध्रुव से लेकर जो प्रतिबिंब की दूरी है वो क्या कहलाती है, वी कहलाती है। इनका मान रख दो बस, 1/c की जगह एफ,
V की जगह V और A की जगह क्या रखा U। उपरोक्त सूत्र बताओ कौन सा सूत्र कहलाता है? दर्पण सूत्र कहलाता है। सुपर मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उपरोक्त सूत्र दर्पण सूत्र कहलाता है और ये उत्तल दर्पण भी लागू होता है। हमने उत्तल के बारे में पढ़ा है, लेकिन यही सूत्र किस पर एक बार डायग्राम अच्छी तरीके से बनेंगे ना, फिर ऑटोमेटिक उत्पत्ति होगी। ये दिमाग में रखना आप। और मैंने इंपॉर्टेंट पहले भी बोला था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि इसकी जगह प्लस की जगह केवल माइनस करना पड़ेगा, लेंस सूत्र बन जाएगा अपना। नेक्स्ट टॉपिक में लेंस सूत्र के बारे में, यानी जो लेंस सूत्र पढ़ेंगे तो वहां पर बस इतना ही करेंगे, इसमें चेंजिंग करेंगे, उत्पत्ति वापस नहीं करेंगे, सेम उत्पत्ति यही रहेगी। आगे मेरी बात समझ में? जो अगला अब ये लेंस दर्पण सूत्र हो गया। अब इस पर बहुत सारे अंकित क्वेश्चन है। इससे पहले एक आवर्तनीयता रहेगी अपनी। आवर्तनीयता जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पढ़ेंगे आवर्तनता के बारे में और पढ़ेंगे इनके आंकिक क्वेश्चन के बारे में, यानी इनके आंकिक क्वेश्चन और आवर्तनता के बारे में पढ़ेंगे। सही है। थैंक यू मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जो भी आपको समस्या हो इसके अंदर तो कमेंट्स करें, लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी हाथ जोड़ से आपकी रिक्वेस्ट है अच्छी तरीके से कि आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें अपना गौरव बढ़ाई, यानी अपना कहने का मतलब उत्साहवर्धन करें। थैंक यू, धन्यवाद।